गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, आ गए हैं। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। चलिए भाई, मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अभी बीच वाला आपका ब्रेक था या क्लास वगैरह चल रही थी? क्लास थी सर, मैथ्स। अच्छा, मैथ्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है आजकल? प्रोबेबिलिटी। आज प्रोबेबिलिटी खत्म हुई प्रोबेबिलिटी हो गया सर। प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। अभी उसके बाद में और कोई है या फिर वो लास्ट ही था? सर। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस होते हैं ना, जो थोड़े से वो रह गए, हाँ, वही रह गए बस। बाकी सारा हो गया, छोटे छोटे टॉपिक रह गए। मैथ्स में कौन सा होता है ऐसा टॉपिक? सर रिलेशंस होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। स्टैटिस्टिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग भी होता है सर कुछ। वो तो सीबीएसई का टॉपिक है। हाँ यस सर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसमें बताइए, आप ट्राई किए होंगे आप लोगों ने, कुछ ने इवन वाले किए होंगे, कुछ ने ऑड वाले किए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, फर्स्ट पेज पे 15 तक बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो। 15 तक कोई सर पहले डाउट? थ्योरी के डाउट पूछ लूँ एक बार। हाँ ठीक है, पूछो। सर एक तो पीओएसी है ना सर, उसमें मेरे को थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आती है। एक बार वो रिकॉल करवा दो हल्का सा। पीओएसी रिकॉल करवाते हैं आपको। देखिए पीओएसी में क्या होता है, आपके पास में कोई स्टार्टिंग में कंपाउंड होता है, कोई कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पे पूरा फोकस चल रहा होगा। उसमें कई सारे एलिमेंट होंगे बट पूरा फोकस जो है वो किसी एक एलिमेंट पे चल रहा होगा। फिर क्या होगा, इस कंपाउंड को सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू गुजारा जाए, कई सारी रिएक्शन करवा सकता है, और अल्टीमेटली हुआ ये कि फाइनली कुछ एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें आपके पास में जो ये वाला एलिमेंट है, ये एज इट इज पूरा का पूरा यहाँ किसी और फॉर्म में कुछ और कंपाउंड बनाते हुए आ रहा है। तो इसलिए हम लगाते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट पे जिसपे आपका फोकस था, इसके जितने भी एटम्स यहाँ थे, मतलब बेसिकली इसका जो भी मास यहाँ था, एग्जैक्टली इस एलिमेंट का वही मास यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है इस सीरीज ऑफ रिएक्शन में। उसके मास में मतलब हर स्टेप के बाद में ये जो एलिमेंट है वो आगे बढ़ता गया, मतलब वो कहीं भी रुका नहीं। जैसे ये हो सकता है इसमें आपके पास में और जो एलिमेंट है वो इस स्टेप के बाद खत्म हो गए या कहीं और खत्म हो गए, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो लास्ट तक आपका एज इट इज ये होगा। कोई क्वेश्चन बताऊं इस पे? सर एक बता दो कोई सर। बता। यस सर, बता दो। शिवम, कॉपी में से ही बताओ कोई भी, जो मैंने पीओएसी हेडिंग डलवा रखी है, वहां कोई क्वेश्चन करवा रखा हो, कोई एक सेकंड सर, ओपन करता हूँ नोटबुक। बताओ। अवस्थी में से ही बता दूं सर, मैंने लिखा हुआ है अवस्थी में। हाँ बोलो। सर अवस्थी में आएगा सर क्वेश्चन नंबर 61 था सर शायद। ना 61 तो नहीं है, लेकिन मुझे 61 ये है, 44 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑन कंप्लीट कंबशन, यही ना? ये सर आप अभी डिस्कशन शुरू करा दो, मैं डाउट पूछ लूंगा है इसमें पीओसी के एक दो क्वेश्चन। नहीं, मैं पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, कॉपी में से देख करके बताओ। मैंने पीओसी का क्वेश्चन कॉपी में करवा रखा होगा जहाँ हेडिंग डलवाई है पीओसी, बोलो। फिर वही नोटबुक ही ढूंढ रहा था मैं तो। चलो ठीक है, बता देना। हाँ जी, 15 तक बताइए। 15 तक किसी को कोई भी डाउट हो। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हाँ जी 28 तक किसी को कोई भी डाउट? 28। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी 23rd क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला यूनिट्स बता दो क्या होता है। फॉर्मूला यूनिट का मतलब होता है मॉलिक्यूल। मतलब बेसिकली आप जैसे NaCl का फॉर्मूला क्या लिखते हो? NaCl। तो ये जो फॉर्मूला जिस यूनिट को बता रहा है उस यूनिट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं ना। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो जिस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है। तो 23rd में नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स जो पूछा है आपसे उसमें आपको NaCl के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता। क्लियर है? हाँ भाई कवलीन बोल दो, क्लियर है नहीं है कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर। हाँ हाँ बोला करो, मुझे कैसे पता चलेगा? सर वो माइक ऑन नहीं हो रहा था, पता नहीं एकदम। 28 तक कोई डाउट? 28 तक नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 40 तक कोई डाउट? 40 में ये जो लास्ट के 2-3 है ये तो कोई काम के है नहीं। लॉ, ये सब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सब पहले चला करते थे जब तक मोल कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। तो अब तो इनका कोई वैसे यूज है नहीं। इनके अलावा सर बताइए। इसमें आप ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बता सकते हो क्या होता है? ये पढ़ा नहीं हुआ है। यस सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो 11th क्लास की एक बार NCERT से पढ़ लेना। उसने ये चारों लॉज एक एक एग्जाम्पल से समझाए। ओके लेकिन मैं सर। बता रहा हूँ आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूरा ये तब चलते थे लॉज जब मूल कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। तब हम कहते थे इतने ग्राम के साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ ऐसे बनेगा। तो अब उनका कोई मतलब नहीं। हाँ जी 40 तक तो किसी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत? सर 29th एक बार समझा दो। 29। 29 से पहले 28 जो था वो हो गया है, जो 29 पूछ रहा है। सर 28 में भी मेरा सेकंड वाला पार्ट हुआ है, थर्ड वाले पार्ट का आंसर नहीं आया। हम्म थर्ड वाले पार्ट का आंसर नहीं आ रहा? तुमने क्वेश्चन पढ़ा भी है वो क्या है कि बस ऐसे ही बोल दिया? पढ़ना जरा एक बार क्वेश्चन। वो 3 पार्ट पूछे हुए हैं क्या क्वेश्चन के, जो आपका थर्ड पार्ट का आंसर नहीं आया? नहीं सर, आंसर में ये बोला है ना कि सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, तो उसको थर्ड वाले को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना एक बार। अच्छा वैसे कह रहे हो कि थर्ड वाला आपका आया, मतलब ओवरऑल नहीं यस हुआ? सर, थर्ड वाला सॉल्व नहीं हुआ मेरा। अच्छा मतलब आपका मोल परसेंट तो निकल गया लेकिन मास परसेंट नहीं निकला, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी सर। देखो पहले तो उसका वो मास परसेंट देख लो, है ना? ऐसे 29 नहीं, जब तक 28 नहीं है फिर कैसा 29? पर कोई बात नहीं, शायद तुमने ऑड वाले किए होंगे इसलिए आपका डाउट 29 में आया है, 28 में नहीं आया। देखिए इसमें क्या है, एवरेज मोलर मास 29 चल रहा है N2 का। वो आपने मोल परसेंट निकाल लिया होगा 29 के हिसाब से। कौन सा फॉर्मूला लगाया कवलीन इसमें 29 ये मोल परसेंट निकालने के लिए? M1V plus M2V2 N1। M1 यस सर, प्लस M2 अपॉन N1 प्लस N2। ना तो यहाँ से ये बताइए फाइनली सॉल्व करके परसेंटेज कितना आया, N2 का कितना आया और O2 का कितना आया? सर N2 का आ गया था 75% मोल्स। O2 का आ गया था 25। हाँ जी सर। तो अब ऐसा है आपको मास परसेंट बताना है नाइट्रोजन का। तो ये इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है। तो पूरा सैंपल में, एक सैंपल है, पूरे सैंपल में नाइट्रोजन के 75 मोल है। तो ये बताइए नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 75 मोल 75 इंटू 28 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो? यस सर, हो जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मास। टोटल मास क्या आएगा? 70 75 इंटू 28 प्लस 25 इंटू 32 इंटू 32 और इंटू इंटू क्या 100 करेंगे? इंटू 100। इसको यस सॉल्व ठीक है कीजिए, सर। ये आपके पास में वही आ जाएगा।
ओके सर, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन में गलती होगी फिर। हाँ कोई बात नहीं। अब आपने जो 29 पूछा है, उस 29 में बेसिकली क्या है, डेंसिटी आपको दे रखी है गैस की, है ना। तो डेंसिटी की मदद से सबसे पहले तो मिक्सचर का मोलर मास निकाल ले। इस ये 28 और 29 एक जैसे हैं, बस इसमें 28 वाले क्वेश्चन में ये एवरेज मोलर मास 29 दिया हुआ था पहले से। 29 में ये चीज हम पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जरा देखिए, फॉर्मूला चलता है गैस की डेंसिटी का। फॉर्मूला बताइए पब्लिक क्या होता है। सर PM इज इक्वल टू DRT। हाँ, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, PM/RT। यस सर। अच्छा, अगर मान लीजिए मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर की जो डेंसिटी होगी, तो यहाँ मिक्सचर की डेंसिटी रखेंगे, फिर ये एम क्या आएगा, एम भी मिक्सचर का आएगा, एवरेज आएगा, एम एवरेज। तो डेंसिटी देखो आपको दे रखी है, नहीं दे रखी बोलो। प्रेशर आपको गिवन है पब्लिक, टेम्परेचर आपको गिवन है, यस सर। आर तो पता होता ही है। इन यस सब सर। की मदद से ये एम मिक्सचर आ जाएगा। यस सर। यस सर। ये एम मिक्सचर आपका कुछ 28 और 32 के बीच में आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। जैसे यहाँ 29 आ रहा था ना, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। ये यस। यहाँ हाँ जी सर। 29.05 या कुछ ऐसी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने। ठीक। और जैसे यहाँ 29 को लेकर के आपने जो मास परसेंट तक आप गए हो, ऐसे ही अब इसके हिसाब से मास परसेंट बताओ। आ रही बात समझ में? हाँ जी सर, हो जाएगा। हाँ जी, 40 तक। और कोई डाउट किसी को? सर ये आपने डायरेक्टली कैसे बताया 29.05, क्योंकि ऑलमोस्ट यही आंसर है इसका। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली यही आंसर है, क्योंकि मैं तो बताता रहता हूँ ना, मैं तो यही पढ़ाता रहता हूँ, 80 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो याद है। अच्छा फिर ठीक है, नहीं तो वैसे तो कैलकुलेशन बढ़िया थी। नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन तो मेरी तुमसे भी वीक है। कैलकुलेशन के मेरी कैलकुलेशन पे भरोसा मत किया करो। ये तो मुझे याद था, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए भाई, 40 के बाद आगे बढ़ते हैं। 50 एक सेकंड, उसको हर्षित को एक पीयूएसी का क्वेश्चन मिल गया है, तो पहले मैं आपको एक पीयूएसी का क्वेश्चन भी बता देता हूँ। शिवम का वो तो केवल काम रहता है। 108 और 109 भी है सर, एन अवस्थी में 108 और मिल गया 109 था। पीयूएसी पे ही है। यस सर। चलो देख लेते हैं उनको भी। चलिए भाई, चलिए 108 और 109, तो मैं आपको बताता हूँ 109, ध्यान देना। देखो बात ये, पीयूएसी को है ना, आप उसको मतलब ऐसे एज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट मत देखो। वो सिंपल वही मूल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है उसमें। आपके पास में 0.607 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड। क्या मतलब वो ट्राई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड का? ट्राई बेसिक एसिड का क्या मतलब समझ? हाँ जी, BO 3H+ जनरेट कर सकते हैं। 3H+ है। H+ आएंगे। अब इसका हमें चाहिए सिल्वर सॉल्ट, इस ट्राई बेसिक एसिड का हमें सिल्वर सॉल्ट चाहिए। क्या करोगे सिल्वर सॉल्ट बनाने के लिए? किसी भी एसिड का सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, उसमें से H हटा के मेटल लगाया जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Ag3 बनेगा या नहीं बनेगा बोलो? यस सर। Yes sir. Yes sir. ये तो पता है शिवम, तुमने जो क्वेश्चन बताया मैं बता रहा हूँ, बट ये पीयूएसी का बड़ा ही फालतू टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये इसमें सर ये मेरे को यही मिला था नोट्स में ना, आपने ये मॉड्यूल सॉल्व करते वक्त समझाया था पीयूएसी। मॉड्यूल में उसमें ये होगा कि सॉल्विंग के लिए दिया होगा, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया होगा तो वो बीच में वहां करवा दिया होगा। ये यस पीयूएसी सर। ये सर एज अ टॉपिक निकला है। अब ये कह रहा है कि 0.607 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ट्राइवेम वाज क्वांटिटेटिवली रिड्यूस्ड टू इतने ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। अब इसको गरम मतलब अब इसको कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाई गई होंगी इससे, और फाइनली इसमें जो भी एजी था क्वांटिटेटिवली रिड्यूस्ड, मतलब पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है उसको हमने यहाँ प्योर एजी के फॉर्म में ले आए। तो ये बताइए सबसे पहले तो इसका मोलर मास कितना, Ag3 का मोलर मास क्या है? 3 × 108 + A का मास ए का मास में स्मॉल ए मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 108 + 108 + 108 कितना? 200 324 324 स्मॉल प्लस plus स्मॉल। A स्मॉल है। तो ये बताइए 324 + A ग्राम में सिल्वर कितने ग्राम है? कितने ग्राम कंपाउंड में? 0.37।
यस इसमें सर। 5 सिल्वर है, यस ठीक। तो आपके इस लॉजिक के हिसाब से बताइए 1 ग्राम सिल्वर सॉल्ट को गर्म करने पर कितना सिल्वर मिलना चाहिए? 324 बाय 324। तो आपने तो कितना गर्म किया है? 0.607 ग्राम। तो 0.607 को कितना मिलना चाहिए 0.607 से? आ रही सबको बात समझ में? लेकिन वो कह रहा है नहीं, कितना नहीं मिला, कितना मिला है? 0.37। तो बताओ क्या आप इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके ए निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। फाइनली उसने आपसे ए नहीं पूछा है, लेकिन फाइनली उसने पता क्या पूछा है? ट्राई A बेसिक। plus 3। फाइनल आंसर आपका a+3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 तक बताइए। 50 तक किसी को कोई भी डाउट होता है? 50 तक कोई डाउट किसी को? 60 तक बताइए। 60 तक कोई भी डाउट हो तो? 55। 55 में शायद आपको जो दिक्कत आई होगी वो आई होगी आइसोमॉर्फस टर्म के ऊपर, ऐसा ही है? हाँ जी। सर एक बार रिपीट कर दोगे, मैं सुन नहीं पाया ये क्या बोला आपने। 55 में आपको जो दिक्कत आई होगी वो आई होगी आइसोमॉर्फस टर्म के ऊपर। हाँ यस सर, यही आई है। आइसोमॉर्फस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर। तो वो जिस सल्फेट के बात कर रहा है उसका उसकी जो आपको स्ट्रक्चर लेके चलनी है, उसका जो फॉर्मूला लेके चलना है वो लेके चलना है MsO4.7H2O। अब कर लेना MsO4.7H2O, ठीक है? कर लोगे अब या फिर बताऊं अभी कैसे करना है? सर एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दो क्या करना है। The sulfate of a metal M contains इतने % M मेटल। इसका मोलर मास बताइए मुझे। MsO4.7H2O का मोलर मास क्या है? बोलिए। हाँ संजय, कब तक बताओगे? शाम तक बताओगे? कब तक बताओगे? सर मेरे को ना आवाज बहुत कट के आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। आप पूछ क्या रहे हो, मेरे को क्या बताना है? मोलर मास पूछा है MsO4.7H2O को। अब आ रही है आवाज? ये 1 मिनट सर। सर अगर हम m का वहां से m मान ले तो M+222। तो मेटल का मास कितना है? इस इतने ग्राम में मेटल का मास कितना है? m तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें मेटल का परसेंटेज बताइए तो कितना होगा? M/M+222 200। 9.8 सर। आगे समझ में क्या पूछ रहा है? यस सर। 60 तक और कोई डाउट किसी को? सर एक ना मेरा 54 है जो क्वेश्चन, सर इसमें ना क्वेश्चन तो हो गया था सर, पर इसमें मेरे को समझ नहीं आया सर। मैंने ना कंपाउंड लिया था CXHY
सर मैंने ऑक्सीजन को नहीं काउंट किया था सर, वैसे करना चाहिए था मेरे को। करना चाहिए था, वो अपने आप 0 आ जाता जब मास कैलकुलेट करते तो। ओके सर। नेक्स्ट 70 तक बताइए, 70 तक किसी को डाउट है तो। सर 61। 66 बता दो। 66 और कोई 66 के सर अलावा? 61। 44 gram of a sample on complete combustion gives 88 gram of CO2 and 36 gram of H2। सर इसमें बस एक चीज पूछनी है। अभी कुछ मत पूछो, शांति रखो। आपके पास में ऑप्शन देखिए, मतलब जो कंपाउंड है वो कुछ आपका इस टाइप का है, CHHYOZ, और हमने लिया है 44 ग्राम। ये हमने टोटल 44 ग्राम लिया है। ये 44 ग्राम किस किस का मास है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का कंबाइंड मास है। अब इसमें जो भी कार्बन था वो CO2 के फॉर्म में बाहर आ गया। चौबीस ग्राम। हाँ जी, हाइड्रोजन जो है वो पानी के फॉर्म में बाहर निकल गया है। अगर पानी टोटल 36 ग्राम बना है तो हाइड्रोजन कितने ग्राम हो रहा होगा इसमें? 4 ग्राम। लेकिन ये टोटल तो 44 ग्राम था, इसका मतलब रिमेनिंग क्या है इसमें? ऑक्सीजन कितने ग्राम? 16 ग्राम। 96। 16 19 16 ग्राम। आ रही बात समझ में? यस हाँ, सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? आप मोल निकाल लीजिए यहाँ से डायरेक्ट। 2 इसमें मास में डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2। 2 2 4 1 4 1 4 1 C2H4O। फॉर्मूला क्या आ गया? C2H4O। ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आप निकालिए इसका एम्पेरिकल मास। हाँ जी, एम्पेरिकल मास कितना आ रहा है? 44। 40 44 एक मिनट। वही ऊपर वाले। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए ऐसे नहीं निकाल सकते हम, केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकाल सकते हैं। अब हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। यस ठीक है? सर वही पूछना था। नेक्स्ट 70 तक और कौन सा था? 66। 66 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ है नहीं इधर देखो। टाइटेनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है और टाइटेनियम का ऑक्साइड बन रहा है। कैसे चल रही है रिएक्शन? इधर देखिए, टाइटेनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बनाना क्या है? Ti 1.44O। ऐसा करो इसको भी O2 की जगह O भी। अब रिएक्शन पहले बैलेंस तो करो। क्या करोगे बैलेंस? यहाँ 1.44 Ti plus O gives Ti 1.44O। क्लियर है? क्या कह रही है रिएक्शन? 1.44 मोल ऑफ टाइटेनियम। मोल, इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं और इसका 1 मोल बनाते हैं। यस सर। आगे कहानी देखिए पूरी तरीके से ग्राम में चल रही है, ग्राम ग्राम ग्राम। तो इतने मोल का मतलब इसके कितने ग्राम हो गए? 144 1.4 48। हाँ जी, इसके 1 मोल का मास कितना हुआ? ये ऑक्सीजन एटम है, इसके 1 मोल का मास कितना हुआ? 1632। 16 16। और ये कितना बन जाएगा? 1.44 into 48 plus 16। तो अब हमें सब कहानी पता चल गई कितने ग्राम से क्या कितना बनता है। अब आप देखिए आपने कितने ग्राम किया है? 1.4 मुझे एक बात बताओ,
जब 1.44 into 48 से इतना बनता है तो 1.44 से कितना बनेगा, कैसे आया? 48 48 से डिवाइड कर देंगे 48 कर दो, उसमें 48 से डिवाइड कितना आ जाएगा? 1.44 प्लस में प्लस 1 बाय 0.6 0.33 आएगा क्या 16 में 48 से डिवाइड करोगे? Yes, यस sir. सर हाँ 0.3 कितना आ गया फिर आंसर? 1 0.77 हाँ, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 70 तक और कोई डाउट किसी को? सर सर एक बात पूछ लूं? क्वेश्चन नहीं है सर। आपने हार्डनेस वाला टॉपिक +1 में करा दिया था कौन से सर? बैच? हमें कराया। कौन से बैच? क्या बोले सर? कौन से बैच में? सर मैं यहाँ पे नहीं थी ना +1 में। सर डबल लक्ष्य टाइट्रेशन वाला भी नहीं करवाया। ठीक है ठीक है, उसका एक एक क्वेश्चन करवा देंगे अभी। अभी ये बताइए आपको 70 तक कोई डाउट तो? नहीं है? ठीक है 80 तक बताइए, 80 तक कोई डाउट तो? सर 73 बता दो एक बार। 73 73 देखो 73 काफी सिंपल है। सम ओल्डर इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क कंटेन्स, एक रिएक्शन आपके पास में चल रही है, रिएक्शन दे रखी है 4CO2 plus 2H2O plus 4CO2 gives 4KHCO3 plus 3O2। ठीक है, तो ये जो आपके पास में रिएक्शन है, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि some older emergency oxygen mask contains potassium superoxide which reacts with CO2 and water present। ठीक है, if a person exhales इतने ग्राम of CO2 per minute, how many grams of CO2 are consumed in 5 minutes? बहुत ही सिंपल है, केवल दो चीजों पे फोकस करना है, CO2 पे और CO2 पे। और इतना पता है कि अगर इसके 4 मोल कंज्यूम होते हैं तो इसके भी 4 मोल कंज्यूम होते हैं। अब एक मिनट में 0.667 ग्राम कंज्यूम हो रहा है एक मिनट CO2, तो 0.667 ग्राम का मतलब 2/3 ग्राम हो गया क्या? यस 2/3 ग्राम का मतलब कितने मोल हो गया CO2 के? कितने मोल हो गए? में 44। यस हाँ जी, अगर इसके इतने मोल है तो बताइए इसके भी इतने मोल होंगे क्या? 2/3 अपॉन 44। लेकिन ये मामला तो एक मिनट का है, तो फिर 5 मिनट का क्या सीन चल रहा होगा? लेकिन शायद मोल पूछे नहीं है उसने आपसे, मास पूछा है हाउ मेनी ग्राम। किसका? CO2 का। क्या करोगे इसमें मास निकालने के लिए? CO2 के मोल मास से डिवाइड कर देंगे, जो भी होता होगा हो जाएगा। यस नेक्स्ट 80 तक किसी को कोई डाउट? 80 तक किसी को कोई डाउट? 90 तक बताएंगे, 90 तक कोई डाउट हो? 81 हाँ जी 81 देखिए, 81 अच्छा क्वेश्चन है वैसे। 81 देखिए 81 342 ग्राम ऑफ 20% by mass of BaOH vaporized solution जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो जानते हो ना आप लोग, डेंसिटी कोई बोलते हैं, इज रिएक्टेड विद, एक सॉल्यूशन है आपस में BaOH vaporized का इज रिएक्टेड विद किसके साथ? HNO3 के साथ।
क्या पूछा है? If the final density of solution is same as pure water, the molarity of ion in resulting solution which decides the nature of the, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा, which decides the nature of the above solution. ऐसा है आपके पास में, ये OH माइनस है और H प्लस है. अब इनमें से दोनों का अमाउंट अलग अलग ले रखा है, तो कोई एक बच जाएगा, या तो ये वाला एक्सेस में होगा या तो ये वाला एक्सेस में होगा. अगर मान लो ये वाला एक्सेस में है तो फिर सॉल्यूशन का नेचर क्या हो गया? बेसिक. बेसिक किसकी वजह से हुआ? OH माइनस की वजह से. अगर ये एक्सेस में होगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो गया? एसिडिक. और एसिडिक किसकी वजह से? H प्लस की वजह से. आ रही बात समझ में? तो यहाँ Yes, से उसने OH माइनस या H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी है उसने आपसे फाइनल सॉल्यूशन में जो भी बचा. तो क्या अब कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को, या फिर इतना सोच लिया था, आगे की कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है? नहीं सर, अब हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. 90 तक और कोई डाउट? नहीं है 90 तक. 100 तक बताइए भाई, 100 तक कोई भी डाउट पूछो. 100 तक किसी को कोई भी डाउट? नहीं है. 110 तक बता दीजिए कोई डाउट हो तो. सर 101 विदाउट ऑप्शन हो सकता है? 101 विदाउट ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ऑप्शन की मदद लेनी ही पड़ेगी क्योंकि वेरिएबल आएंगे 3 और इक्वेशन बनेगी. ओके सर. ऐसा ही हो रहा है? यस सर. नहीं होगा. नेक्स्ट. 110 तक बताइए, 110 तक किसी को कोई डाउट हो तो. नहीं है 110 तक डाउट. ठीक है, 120 तक बताइए. 120 सर तक 111. 11. देखिए क्या कह रहा है. 20 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2. CO है और H2 है, दोनों का मिला के वॉल्यूम कितना है? 20 ml. ये x मान लीजिए ml में, तो ये ऑब्वियसली कितना हो गया? 20 minus x. ml. were mixed with excess of O2. Excess of O2. O2 excess में थी आपके पास में. And exploded and cooled. Exploded का मतलब होता है रिएक्शन करवा दी. Cooled का मतलब होता है कि जो अगर पानी बना तो वेपर के फॉर्म में नहीं बना, उसको ठंडा कर दिया है, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया. There was a volume contraction. अब देखिए वो था क्या कि 20 ml तो ये वाला मिक्सचर था, फिर ये ऑक्सीजन का भी तो इसका कुछ वॉल्यूम था भी स्टार्टिंग में. मान लीजिए 20 ml है. अब आपने रिएक्शन करवाई तो आपके पास में ऑक्सीजन, क्या रिएक्शन होगी पहले तो ये बताओ, क्या बनेगा यहाँ पे? CO2 H2. H2O. रिएक्शन बैलेंस कीजिए पहले, बताइए कैसे बैलेंस करें. हाफ O2 लगा क्या करें? लगा देंगे सर 1/2. हाँ जी. तो ये बताइए x ml के साथ यूडियोमेट्री के हिसाब से कितनी O2, कितने ml O2 खर्च होगी अगर ये x ml है? x/2. x/2. और अगर ये 20 माइनस x है तो यूडियोमेट्री के हिसाब से ये कितनी खर्च होगी? 10 minus x/2. 10 minus x/2. उस 10 माइनस x/2 को इस वाले x/2 के साथ जोड़ दो, कितना आ गया? 10 10 ml. मतलब ऑक्सीजन टोटल कितनी खर्च हुई है? 10 ml. 10 ml. अच्छा इधर देखिए आपके पास में CO2 बनेगी कितने ml? x ही बनेगी. x ml. पर H2 का वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि H2 फाइनली हमने लिक्विफाई कर लिया. लिक्विड फॉर्म. यस. हाँ जी. तो ये बताइए स्टार्टिंग में आपके पास में टोटल वॉल्यूम कितना था? V इनिशियल कितना था? 20 ml. 20 plus v. यस सर 20 plus v. क्या मतलब हुआ? इनिशियल माइनस फाइनल. कॉन्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली फाइनल वाली वैल्यू कम होगी.
हाँ जी, कितना है वी इनिशियल 20 प्लस बी। और वी फाइनल बताइए। अब आपके पास क्या सीओ बची है? नो सर। नो क्या बचा है? नो नो। नो सर। O2 बची है, नो बी माइनस 10। V माइनस 10, CO2 बनी है, एक्स। एक्स this V initial minus V final is equal to how much? 18 50। 20 plus V minus V plus 10 minus X, V से V खत्म, क्या आ गया यहाँ से? एक्स की वैल्यू आ गई 12। कितना आ गया X? क्या पूछा है आपसे? एक्स और 20 माइनस एक्स के हेड टू 12 X और 20 माइनस X का रेशियो पूछा है, हाँ भाई निकल जाएगा क्या? यस सर। यस सर। सर इसमें जो आपने V फाइनल में V माइनस 10 कैसे लिखा है? क्या था? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 10 क्या है? जितना एक्सपेंड हुआ था। तो अब क्या ऑक्सीजन नहीं बचेगी क्या? हाँ ये सर एक्सेस में लिया था आगे। बढ़े आगे 120 तक कोई डाउट? सर एक 113 में एक चीज पूछनी थी आपसे। सर इसमें ना हमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम हमें एक गैस का गिवन है, अगर हमें वो ना गिवन होता तो फिर उसमें हम क्या लेते हैं इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम को? मैं समझा नहीं आपकी बात को, जो दिया हुआ है फिर क्या नहीं दिया होता फिर क्या लेते हैं, मैं समझ मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सर जैसे इसमें हमें जो प्रोपेन है उसका हमें वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है 20, हाँ और जो बाकी की जो दो गैस है उसको हमने कंबाइंड में लेकर ही करा है। अगर हमें इसमें 20 भी ना गिवन होता तो फिर डिफरेंस कहां पर आता फिर? तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिस, आप क्वेश्चन फ्रेम करके बताइए पूछना क्या चाह रहे हो। मैं आपका मतलब सवाल दूसरी बार भी आपने बोला है, मैं समझ नहीं पाया हूँ आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो। आप मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि सर अगर ये नहीं होता तो क्या हो, क्या हो? अरे जब जो चीज वो तो हाइपोथेटिकल है ना, मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो। आप क्वेश्चन फ्रेम कीजिए कि सर एक ऐसा क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, बोलो क्या कहना चाह रहे हो। सर इस क्वेश्चन में हमें पहले तो हमें 3 गैसेस गिवन है और फिर हमें उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद CO2 की फॉर्मेशन के बारे में हमसे पूछा हुआ है। तो जो इसमें जो प्रोपेन वाला केस होगा हमारा, उसमें हमें 20 स्पेसिफिकली गिवन है, और जो CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड उसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि उसकी वॉल्यूम बाय परसेंटेज कैसे होगी, क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो C3H8 है उसका अलग से देने का पर्पस क्या था इसमें? जैसे हमने CO और CH4 का करा वैसे ही हम प्रोपेन को भी तो मिलाकर कर सकते थे, मतलब सॉल्विंग के टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन आप कह रहे हो जाएगा, लेकिन आप ये कह रहे हो कि आपको वो 20 नहीं भी देता तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा ही ये कहना चाह रहे हो? 20 क्यों दे रखा है आपको, बस उसका वो सिग्निफिकेंस नहीं समझ। हाँ यस सर। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर सिंपल ये लिख देता द परसेंट a gaseous mixture has methane, propane and carbon monoxide, full stop. When 100 ml of mixture is burned in excess of O2, the volume of CO2 produced is, ये डायरेक्टली आप निकाल सकते थे बिना 20 के, है ना? तो चलो चेक करते हैं, जरूरत है नहीं उसकी। C3H8 कैसे करते, चलो तुम ही बताओ। नहीं कर सकते मेरे हिसाब से तो, बट आप कह रहे हो तो चलो देखते हैं आप कैसे कर पा रहे हो।
हाँ बोलो सानिध्य कैसे करोगे? पहले सर रिएक्शन देख लेंगे, जैसे पहले वाले में 3 मोल लेंगे, अगले दोनों में 1-1 मोल बनेगा CO2। क्या लिखेंगे? 5 2H। यहाँ क्या लिखेंगे? हाफ और CO। ठीक है, आगे बताइए आप कैसे करें? सर आप एक बारी क्वेश्चन नंबर दोबारा बता सकते हो कौन सा है? ये 113 पे चल रहा है जो डिस्कशन चल रहा है। अच्छा। हाँ जी आगे बोलिए सानिध्य। सर अब अभी ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सोचा था मेरे को। पता है, ये मेरे साथ बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली ऑनलाइन क्लास में ये दिक्कत है। आपको जब तक क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं है, बेसिकली आप पूछना क्या चाहते हो, बस आपने पूछ लिया। अब टीचर ही तो आपका क्वेश्चन समझ ले और टीचर ही आपको जवाब दे दे। हमें तो बस पूछना था, हमने पूछ लिया, अब उसके असर अब हमसे मत पूछो हमने क्या पूछ लिया। अब मैं इसमें क्या तो तुम्हारा क्वेश्चन समझूं, मैं क्या तुम्हें समझाऊं, मुझे तो मैंने तो लिख के बैठ गया हूं, तुम कुछ बताओगे तो मैं आगे कुछ समझ पाऊंगा कि क्या पूछना चाह रहे हो। अदरवाइज तुमने 5 मिनट तो वेस्ट कर ही दिए, केवल मेरे नहीं पूरी क्लास। यार एटलीस्ट आप जो पूछ रहे हैं उसमें तो पूरी की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या चीज हमें नहीं समझ में आई। बस पूछ लिया सर, लिख लो, कर दो, आप ही समझ लो, आप ही कर दो। सॉरी। हाँ जी, इसके बाद में देखिए 2 आज थ्योरी के पोर्शन आप लोगों ने उठाए हैं, इसके बाद वाले कई लोग जैसे कह रहे थे किए नहीं है, तो मैं अभी इसके आगे वाले पे डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, बट मैं 2 टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली दोनों का एक-एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो आपके 2 टॉपिक पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, कौन-कौन से? एक तो डबल टाइट्रेशन आप लोग शायद कह रहे थे कुछ, या बैक टाइट्रेशन कह रहे थे, और उसके अलावा मैं डबल भी बताऊंगा, बैक भी बताऊंगा, और उसके अलावा आपको वो भी बता देता हूँ, क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर पे तो मैं आपको आज नोट सेंड कर दूंगा, जो भी नए वाले बच्चे हैं वो लास्ट ईयर वाले बच्चों के लेकर के वो मैं सेंड कर दूंगा, तो एक बार पहले आप पढ़ लेना। बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन आपको नोट से नहीं समझ में आ सकता, तो वो मैं आपको समझा दूँ। डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन समझाने से पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको। वो तो नाम है, वो केवल कुछ मतलब नहीं है। सब लोग बुक में क्वेश्चन नंबर 171 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 171। ध्यान दीजिए क्या है। द अमोनिया इवॉल्व ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम 1.12 ग्राम सैंपल ऑफ प्रोटीन। अच्छा, ये जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, ये शायद आपको पता होगा। आपके पास में प्रोटीन का एक सैंपल है और टोटल मास उसका आपको 1.12 ग्राम दिया हुआ है, और इस 1.12 ग्राम सैंपल में प्रोटीन में नाइट्रोजन भी है कुछ ग्राम, बाकी और भी एलिमेंट्स होंगे, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस जो है वो नाइट्रोजन पे रहा है। अब इस नाइट्रोजन का क्या किया जा रहा है? द अमोनिया इवॉल्व ड्यू टू कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसके फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में, और कंप्लीट किया जा रहा है, मतलब जितना भी नाइट्रोजन था पूरा का पूरा उठ करके अमोनिया के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए,
अमोनिया बेस है नहीं है? आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। अमोनिया बेस है, यस और बेस है तो फिर हर एक एसिड और हर एक बेस का एक एन फैक्टर होता है, तो इसका मुझे एन फैक्टर बताइए क्या होगा अमोनिया का? बेस का एन फैक्टर, एसिड का एन फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? इतनी वो H पॉजिटिव आयोनाइजेबल H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव आयन देता है? यस सर। और अमोनिया जो है वो बेस है, किस सेंस में? वो H प्लस एक्सेप्ट करता है, तो इसके लिए फैक्टर कैसे डिफाइन करोगे आप? बेस के कितने H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो बताइए अमोनिया कितने H प्लस एक्सेप्ट करता है? अमोनिया कितने H प्लस एक्सेप्ट करता है? एक ही तो करता है। 1 एक। यस। अब क्या बन जाता है? NH4 पॉजिटिव। ठीक है, इसका एन फैक्टर 1 होगा। ओके, आगे बढ़िए। अब ये जो अमोनिया था इसको हमने डिसॉल्व करवा लिया है एक एसिड, ये अमोनिया है और इस अमोनिया को हमने डिसॉल्व करवा लिया है जी एसिड। कितना एसिड ले लिया आपने? मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है? बोलिए, सही लिख दिया क्या? हाँ जी, 18 ही आएगा मिलीमोल यस HNO3 के। सर। यस सर। यस सर। अब कह रहा है आगे कि जब आपने इसको इसमें डिसॉल्व करवाया, एब्जॉर्ब करवाया, तो द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड, तो इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए जो आपने एसिड लिया है गलती से थोड़ा सा ज्यादा डल गया आपसे, इतने की जरूरत नहीं थी यहाँ एसिड बेस के लिए, आपसे थोड़ा सा ज्यादा डल गया है। ज्यादा डल गया है तो फिर अब जो एक्सेस वाला HNO3 है उसकी रिएक्शन करने के लिए फिर हम क्या ले रहे हैं? सर वो मिली इक्विवेलेंट आएगा 18। हाँ जी, ये मिली इक्विवेलेंट आएगा, बिल्कुल। वो अलग बात है, HNO3 के लिए मिली मोल और मिली इक्विवेलेंट में कोई अंतर नहीं होता हर्षित, ओके सर। है ना? लेकिन सही बात है, यहाँ जो N दिया हुआ है उसके साथ में मिली इक्विवेलेंट आना चाहिए। हाँ जी, अब जो आपके पास एसिड थोड़ा सा एक्सेस में बच गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस मिलाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, NaOH। कितना मिलाना पड़ रहा है NaOH, देख के बताइए? 2 मिली इक्विवेलेंट। अब देखो ऐसा है, पूरे टाइट्रेशन में एक सिंपल सा लॉजिक चलता है बस कि इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बेस। अब दो तरीके हैं आपके पास में, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई बेस ये और ये मिला करके इन दोनों के जो इक्विवेलेंट है वो 18 के बराबर है, या तो ऐसे कर दो, इसके मिली इक्विवेलेंट आप x मान लो, x + 2 = 18, या फिर आप ऐसे कहिए अच्छा इसके 2 मिली इक्विवेलेंट के साथ अभी रिएक्शन हो रही है, तो इसके 2 मिली इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन अगर हो रही है तो इसका मतलब इसके 2 मिली इक्विवेलेंट बचे रह गए होंगे। यस सर। यस सर। यस इसका सर। मतलब अमोनिया के साथ कितने मिली इक्विवेलेंट ने रिएक्शन की होगी 18 में? 16 मिली 16। 16 ने। और अगर अमोनिया के साथ HNO3 के 16 मिली इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं तो बताइए अमोनिया भी 16 मिली इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो आपके पास अमोनिया के जो मिली इक्विवेलेंट आएंगे, अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट्स, अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे आपके पास डायरेक्टली 16 मिली इक्विवेलेंट्स। सोच के बताइए अगर अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट्स कितने हैं तो अमोनिया के मिली मोल्स कितने हो गए? 16 ही हो जाएगा। 16 ही आ जाएंगे। 16 ही हो जाएंगे। अगर अमोनिया के मिली मोल 16 हैं तो बताइए नाइट्रोजन के मिली मोल्स कितने होंगे? 16 अगर नाइट्रोजन के मिली मोल 16 हैं तो फिर बताइए मोल कितने हो जाएंगे? 16 into 10 raised to 16 into यस। अगर मोल इतने हैं तो बताइए मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? मल्टीप्लाइड बाय into 14 into 14। क्वेश्चन पढ़िए उसमें क्या पूछा है आपसे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सैंपल, नाइट्रोजन का मास पता चल गया? यस सर समझ आ 20.4।
16 into 14 upon 1000। हाँ जी, नीचे क्या लिखोगे? जो मास आपने लिया था सैंपल का कितना था? 1.12 1.12 1.12 और इंटू क्या करोगे? 100। सॉल्व 100 कर लेना यार, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ना पूरा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं जी हम बैक टाइट्रेशन। तो मैं अलग से अब आपको टॉपिक कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बैक टाइट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर कभी गलती से कोई एसिड या बेस ज्यादा डल जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वापस से बेस और मिलाना पड़ता है, उसी चीज को बैक टाइट्रेशन कहते हैं। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? क्या है बैक टाइट्रेशन? यस सर आ गए। यस मैं देखो एक चीज कहूंगा आपसे, इस चैप्टर में आप टर्मिनोलॉजी के चक्कर में मत फंसिए। बैक टाइट्रेशन क्या है, डबल टाइट्रेशन क्या है, ये सब फालतू की चीजें हैं आपको कंफ्यूज करने। बस काम की चीज एक है, टाइट्रेशन। बस एक काम की चीज है, टाइट्रेशन। कितने टाइप के टाइट्रेशन? 2 टाइप के टाइट्रेशन। कौन कौन से? एक है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमारे सिलेबस में, और एक है आपके पास में रेडॉक्स टाइट्रेशन। लॉजिक क्या चलता है दोनों में? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आपका लॉजिक चलेगा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या लॉजिक चलेगा? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इज इक्वल इक्वल टू टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। बस ये है, देखिए मेन चीज। तो बाकी चीजें तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डराने के लिए हैं कि आप बस एक बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन और भी होते हैं 2-4 तरीके के, उन टाइट्रेशन के नाम में बस फंसे रह जाओ कि हमें ये वाला टाइट्रेशन तो आता है, वो वाला टाइट्रेशन नहीं आता। वो कोई नाम से कुछ नहीं है, आप तो सीधे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो हम तो अब तक बैक टाइट्रेशन नहीं जानते थे, लेकिन ये बताइए इस क्वेश्चन की आपको सारी स्टेप समझ में आई या नहीं आई जो मैंने बताई? आ गई सर। है ना? तो वो टर्म से कोई लेना देना नहीं। दिस वॉज बैक टाइट्रेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डबल टाइट्रेशन की और बात कर लेता हूँ। ये डबल टाइट्रेशन का ना थोड़ा सा इंडिकेटर का चक्कर पड़ता है, इसलिए मैं बता देता हूँ उसको। देखिए डबल टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें क्या होगा, जनरली आपके पास में मिक्सचर होगा, और उस मिक्सचर में क्या क्या हो सकता है, मैं सारे केसेस ले लेता हूँ। NaOH प्लस Na2CO3 प्लस NaHCO3, ये तीनों या फिर इन तीन में से किन्हीं भी दो का कॉम्बिनेशन हो सकता है जब भी कोई डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें। और इसका टाइट्रेशन करवाया जा रहा होगा किसी एसिड के साथ। सबसे पहले तो सोच के बताइए, इन तीनों में से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? NaOH। NaOH। इसके बाद Na2CO3 Na2CO3 क्यों होगा जी? Na2CO3 Na2CO3 बनता है H2CO3 के 1 मोल की रिएक्शन 2 मोल NaOH के साथ कराने, यस जबकि NaHCO3 बनता है H2CO3 के 1 मोल की एक रिएक्शन रिएक्शन एक मोल। ऑब्वियसली ये ज्यादा बेसिक। और फिर आएगा नंबर NaHCO3। अब इनके तीनों के आप 10-10 मोल ले लीजिए। पहले तो ये बताइए, इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्शन करेगा? 1 के साथ। 1। तो 10 मोल NaOH को टाइट्रेट करने के लिए HCl कितना चाहिए आपको? 10 मोल। 10 मोल। 10 चाहिए। हाँ जी, Na2CO3 का 1 मोल कितने मोल HCl के साथ रिएक्शन करेगा? सर 2 मोल के साथ करेगा। यस 2 के साथ करेगा। तो 10 को कितना चाहिए होगा? 20। 20 चाहिए। और NaSCO3 का 1 मोल कितने मोल के साथ करेगा? 1 के साथ ही करेगा। 1 के 1 के साथ। साथ करेगा। तो 10 को कितना चाहिए होगा? 10 ही हो जाएगा। 10। टोटल कितना HCl की जरूरत पड़ेगी आपको इस सिचुएशन में? अगर ये 10-10-10 है तो ये टोटल कितना चाहिए होगा आपको? 40। बताओ यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस है ना? अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें इंडिकेटर मिलाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलाया जाता है फेनोक्सिलीन, और एक मिलाया जाता है इसमें मिथाइल ऑरेंज। और ये कलर चेंज शो करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। कहाँ कहाँ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है।
देखिए सबसे पहले आप जो पहली पहली बूंद मिलाओगे HCl की, वो पहली ड्रॉप HCl की किसके साथ रिएक्ट करेगी? NaOH NaOH के साथ। अगली मिलाइए किसके साथ रिएक्ट करेगी? NaOH। तीसरी NaOH मिलाइए NaOH। कब तक NaOH के साथ होगी रिएक्शन? पहले जब 10 मोल उसके कंज्यूम 10 मोल्स हो जाएंगे। जब तक NaOH पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, तब तक वो Na2CO3 और NaHCO3 को रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो ज्यादा बेसिक है, पहले वही रिएक्ट। लेकिन जब आपके पास NaOH के 10 मोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, कब? जब आप HCl के 10 मोल मिला दो, तो NaOH तो हो गया खत्म। अब जो आप अगली ड्रॉप मिलाओगे, वो ड्रॉप किसके साथ रिएक्ट करेगी? Na2CO3। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जब तक आपके पास इसके आपने 10 मोल मिलाए हैं ना, NaOH जो आपने खत्म किया, तब तक कोई कलर चेंज शो नहीं होता, कोई कलर चेंज शो नहीं होगा। कलर चेंज कब शो होता है? कलर चेंज शो होता है जब Na2CO3 का हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाता है। अब समझना, आपने यहाँ जो 20 बोला है ना, ये 20 पता है कैसे होता है? पहले Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन करके पहले NaHCO3 में कन्वर्ट होता है, मतलब ये पहले इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक। और फिर जो NaHCO3 है, वो HCl के साथ रिएक्शन करके H2CO3 में कन्वर्ट होता है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन ये 2 मोल के साथ रिएक्शन टुकड़ों में होती है। और इसमें जब ये वाली रिएक्शन होती है ना, तब पहली बार फिनोल्फ्थलीन कलर चेंज करता है, फर्स्ट टाइम। तो ये बताइए, इस पर्टिकुलर केस में फिनोल्फ्थलीन कब कलर चेंज शो करेगा? कितने मोल HCl मिलाने के बाद फिनोल्फ्थलीन कलर चेंज शो करेगा? 20 मोल्स 20 मोल 20 मोल्स मिलाने, ठीक है। 20 मोल्स मिलाने के बाद अब सॉल्यूशन में क्या क्या पड़ा हुआ है? HCl के मिला दिए 20 मोल, फिनोल्फ्थलीन ने कलर चेंज शो कर दिया। अब क्या पड़ा हुआ है आपके पास में? 10 मोल NaCO3 जो हमने लिया है और 10 मोल NaCO3 जो बन गया है। बताइए 10 मोल बनेगा? 10 मोल यस सर यस सर 20 मोल NaCO3। इसको रिएक्ट करवाने के लिए कितना HCl चाहिए होगा? फिर से 20 मोल और, 20 क्योंकि मोल एक ही मेहनत करता था। तो जब इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तब जाकर के आपका मेथाइल कलर चेंज होगा। तो ये बताइए, इस पर्टिकुलर केस में फिनोल्फ्थलीन ने कब कलर चेंज शो किया और मिथाइलोनिन ने कब कलर चेंज शो किया? फिनोल्फ्थलीन ने 20 मोल के बाद और उसने सारा कंप्लीट होना। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, तो फिर मुझे ये बताओ, आपके पास NaOH, एक मिनट, Na2CO3 और NaHCO3, इन तीनों का एक मिक्सचर है। एक मिनट वेट करना। हाँ जी, NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 का एक मिक्सचर है, और उसमें आपके पास इसके तो हैं X मोल, इसके हैं Y मोल और इसके हैं Z मोल। तो इस कॉम्बिनेशन में आप HCl मिलाते जा रहे हो। बताइए फिनोल्फ्थलीन कलर कब चेंज करेगा? कितने मोल मिलाने पर? HCl के कितने मोल मिलाने पर कलर चेंज हो करेगा? X plus Y/2 नहीं, X plus Y है। Y/2 कह रहे हो आप? हाँ Y/2। ठीक है सर Y आएगा हाँ। आप ये बताओ, यहाँ पर 10 और ये 10 थे, तो हमें 10 प्लस 10/2 15 मोल पे कलर चेंज शो कर रहा था क्या HCl? नहीं सर वो गलती हुई। है ना, ठीक है। और ये बताइए कि फिनोल्फ्थलीन कब कलर चेंज शो करेगा? सॉरी, मिथाइल ऑरेंज Y कब? तीनों का सम हो जाएगा। तीनों का X सम ना, plus 2Y plus Z। X plus 2Y plus Z, एकदम कंप्लीट लास्ट में। बोलिए भाई, ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? इसको बोलते हैं डबल टाइट्रेशन, और इसमें इंडिकेटर का यूज करते हुए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। सर इसके अंदर जो ग्राफ आता है वो भी समझा सकते हो? इसके अंदर कौन सा ग्राफ आता है? सर पता नहीं, उसमें नहीं था वो जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था आयन।
मैं अभी आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन कर रहा हूँ क्या? सर उसमें उसमें भी यही टॉपिक नहीं था? नहीं ओके सर। सर आप फिनोल्फथालीन का कलर चेंज एक और बार बता दो। बस इतना बता दो फिनोल्फथालीन ने कब कलर चेंज शो किया है? सर 20 मोल्स के बाद HCl के। नहीं नहीं, वो 20 तो चलो उस केस में था, मतलब मेन उसमें क्या बताया, Na2CO3 के हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे, Na2CO3 के हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट, जब Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल के साथ रिएक्शन, तो कितने चाहिए होंगे उसके लिए HCl आपको, जितने मोल Na2CO3 हैं और उससे पहले जो आपने NaOH लिया है उसके लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा HCl, तो टोटल हाँ। X + Y। ओके सर। ठीक है, तो ये जो डबल टाइट्रेशन वाली चीज थी, इस डबल टाइट्रेशन पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लाइन से दिए हुए हैं, मैं बता देता हूँ। 191, 2, 3, 4 और 5, 5 हाँ 5 भी इसी पे ही है। 191 से लेके 195 तक के जो क्वेश्चन है ये डबल टाइट्रेशन पे ही है, तो किसी को अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये वाले 5 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर। ठीक है, और रही बात हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, उसके लिए मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। मूल कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बचता है हमारे पास में रिडॉक्स वाला पोर्शन, और रिडॉक्स वाला पोर्शन आज कई लोग नहीं करके लेके आए थे, तो इसका मैं एक अलग से डिस्कशन रखूंगा, प्रॉपरली आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि देखिए मूल कॉन्सेप्ट काफी हद तक लोगों को आता होगा, रिडॉक्स में काफी लोगों को दिक्कत होगी, तो रिडॉक्स अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करके लेके आइए, फिर हम लोग डिस्कस करें। सर एक चीज पूछनी थी। सर वो जो स्ट्रक्चर्स थे ना, वो आपने 20-25 करवाए थे, जो सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोस हाँ एसिड हाँ वगैरह, हाँ, सर उसको याद रखने की कोई ट्रिक है? मतलब याद नहीं हो रहे वो। याद नहीं हो रहे? नहीं सर, वो ठीक ही नहीं है, याद हो रहे मतलब। नाइट्रोजन फैमिली बताऊं, पढ़ाऊंगा मैं, तो थोड़ा बहुत बता दूंगा, वैसे ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं है, अल्टीमेटली तो याद ही करने पड़ेंगे, बट फिर भी एक बार जैसे दोबारा आपको रिकॉल करा देंगे तो याद हो जाएंगे। सर हमें परऑक्सी लिंकेज की एक ट्रिक बताई थी। परऑक्सी लिंकेज की क्या कह रहे हो? सर हमें पिछले साल लक्ष्य में परऑक्सी लिंकेज की एक ट्रिक सी बताई थी। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालने की? यस सर, वो जब ऑक्सीडेशन नंबर एक्सीड कर जाता है तो उसकी जो उसकी मैक्सिमम स्टेट से अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्सीड कर जाए। हाँ वो आ जाता है, वो ठीक है, बट वो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि उस स्ट्रक्चर को कैसे। अच्छा सर। सर ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर लेना, और एक काम और करना शिवम, आज तुम जो तुम्हें लास्ट ईयर मैंने ये हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ाई है, उसके जो हाँ जी नोट्स सर। तुमने बनाए हुए हैं वो आज ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि जो नए वाले बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो तो एक बार देख लेंगे उसको। ठीक है, ओके सर। चलो भाई यहीं तक रखते हैं इस डिस्कशन को, बाकी नेक्स्ट क्लास में मेरे को लग रहा है शायद एक लेक्चर का हमारा कोऑर्डिनेशन का और बचा है, वो और कर लेते हैं, ताकि फिर उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सको अच्छी तरीके से। ठीक है सर? हाँ जी। सर सुपर ऑक्साइड का एक बार बता दोगे स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब ऐसे O2-1 को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ये सर ये O2-1 ये KO2 भी बनाता है, तो सर ये मतलब स्ट्रक्चर क्या है इसका? जैसे स्ट्रक्चर मतलब पेरोक्साइड। कैसे, एमओटी से एक्सप्लेन करते हैं हम इसको, एमओटी में पढ़ते हैं इसको, O2- को। क्या होता है इसमें, ये पी के 3 ऑर्बिटल, इधर दूसरे पी के 3 ऑर्बिटल, एक में कितने 4, ये है O, ये है O-। आ रही बात समझ में आर्यन? यस सर। आर्यन आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज।
हाँ, आवाज आ रही है आर्यन? तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? सर आ रही है आपकी आवाज? आपकी आवाज आ रही है सर हमारी। फिर इसमें फाइनली आपके पास में कुछ वो बॉन्डिंग में, कुछ एंटी बॉन्डिंग में और इस तरीके से वो बनता है। मतलब और कौन सी स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ। समय को लगा जैसे हम पेरोक्साइड पढ़ते हैं तो उसमें O और O का एक बॉन्ड होता है, तो ऐसा अच्छा, नहीं नहीं, वैसे नहीं, इसमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो फाइनली। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में आएगा। अब देखो ना, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 5, 9 है। 9 में से 6 तो आएंगे नीचे, 3 जाएंगे ऊपर। 6 - 3/2 1.5 आएगा। 1.5 को आप लिख के कैसे दिखाओगे? ओके सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप और मेरे कहने पे ट्राई करना, मोल कॉन्सेप्ट का, थोड़ा आपकी और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। बुक अभी आप लोगों के पास होगी। बुक में से आपको क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 12 निकालना जरा एक बार। पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 12 मिल गया आपको सबको? ये मोर देन वन वाले में है, मोर देन वन वाले में है। यस सर। नहीं, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसमें काफी अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। ये शायद माइक है किसी का ऑन, अभी माइक ऑफ कर लो। कैमरा ऑन कर दे, मेरी फोटो दिख रही है। हाँ जी, ठीक है, इसको ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। मोर देन वन है, थोड़ा उस चीज को पे भी ध्यान रखना, एक से ज्यादा आंसर आएंगे इसके। ठीक है, बाकी तो फिर मैं रिडॉक्स का थोड़ा, क्योंकि रिडॉक्स में टाइम चाहिए, रिडॉक्स में अच्छा खासा मतलब काफी क्वेश्चन में आपको दिक्कत भी आएगी, तो रिडॉक्स वाला काम आप अच्छे तरीके से करके लेके आना। उसमें जो भी आपको छोटे मोटे जितने भी डाउट हैं सब आप अच्छे तरीके से प्रॉपरली पूछिए उसको। रिडॉक्स के लिए हम जैसे एक पूरा मूल कॉन्सेप्ट का रखा है, से पूरा एक रिडॉक्स का रखें। ठीक है, इसको एंड करते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।